दोस्तों नमस्कार। मैं जयप्रकाश वर्मा, एकेडमिक काउंसलर इग्नू। दोस्तों आज का जो विषय है वो है BECC 133 जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने इसके बारे में कुछ टॉपिक्स कवर किए थे। आज जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो खासकर मनी के बारे में, मुद्रा के बारे में, और मुद्रा की मांग क्या होती है उसके सारे एस्पेक्ट पे विचार करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे थोड़ा बहुत जो है मौद्रिक नीति के बारे में। तो मुद्रा क्या है, मुद्रा के कार्य क्या है, और मौद्रिक नीति कैसे जो है हमारी अर्थव्यवस्था को, मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज को या समष्टिगत जो हमारे इश्यूज हैं उनको कैसे प्रभावित करती है, इन सभी मुद्दों पे आज हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी, अगर आप देखेंगे कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स पैरामीटर्स थे, खासकर रोजगार की बात थी, केन्सियन थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी, और हम लोगों ने थोड़ा सा ओपन इकोनॉमी में बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात की थी। आज जब हम लोग मनी की बात करते हैं, मुद्रा की बात करते हैं, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मुद्रा कहते किसे, मुद्रा है क्या। तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों के विचार हैं। उसमें जो है एक बहुत ही पॉपुलर अर्थशास्त्री थे स्टोवस्की। उन्होंने कहा कि मुद्रा के बेसिकली 3 कार्य होते हैं। कोई भी चीज जो ये 3 कार्यों को करती है उसको हम मुद्रा कह सकते हैं। वो कार्य क्या है उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। स्टोवस्की साहब ने कहा कि जो यूनिट ऑफ अकाउंट का कार्य करे, जो अर्थात एक इकाई का कार्य करे लेखांकन में, या मीडियम ऑफ एक्सचेंज जिसको हम कहते हैं विनिमय का माध्यम का कार्य करे, और जो है जो मूल्य के संचय का कार्य करे, स्टोर ऑफ वैल्यू। अगर कोई भी चीज इन 3 कार्यों को परफॉर्म करती है तो वो मुद्रा कहलाती है। यूनिट ऑफ अकाउंट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और स्टोर ऑफ वैल्यू। किसी भी चीज में ये 3 कार्य महत्वपूर्ण होते हैं मुद्रा कहलाने के लिए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी चीज अल्टीमेट नहीं होती और उसमें विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। उसी क्रम में मुद्रा की कॉन्सेप्ट में भी धीरे धीरे समय समय पर बदलाव आए। और इसी क्रम में एक कॉलबॉर्न बहुत ही पॉपुलर अर्थशास्त्री है, उन्होंने कहा कि इसको थोड़ा सा और एक्सपेंशन दिया, अर्थात इसको और विस्तृत रूप से डिफाइन करने का प्रयास किया कॉलबॉर्न साहब ने। और ये कहा कि कोई भी चीज जो यूनिट ऑफ अकाउंट के रूप में कार्य तो करती है, अर्थात जो है लेखांकन की इकाई के रूप में कार्य तो करती है, लेखा की इकाई के रूप में कार्य करती है, लेकिन एक्सेप्टेबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, अर्थात विनिमय का एक जो है एक्सेप्टेबल माध्यम है या स्वीकृत माध्यम। तो अब इन्होंने थोड़ा सा परिभाषा को थोड़ा सा विस्तृत कर दिया। इन्होंने कहा जो भी चीज यूनिट ऑफ अकाउंट के रूप में तो कार्य करे लेकिन एक्सेप्टेबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज है तो वो सारी चीजें मुद्रा है। अब इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें शामिल हो गई जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में कार्य करती है। जैसे हमने कहा, अगर हम चेक की बात करें, ड्राफ्ट की बात करें, ठीक है, गोल्ड की बात करें, कॉइन्स की बात करें, तो ये सारी चीजें जो है इसमें शामिल हो गई। नोट्स तो ऑलरेडी है। तो ये थोड़ी सी एक विस्तृत परिभाषा थी जिसमें सिर्फ 3 कार्यों की बात नहीं की गई। ये कहा गया कि कोई भी चीज जो एक्सेप्टेबल मीडियम हो, अर्थात स्वीकृत विनिमय का माध्यम है या उसके रूप में कार्य कर रही है, तो वो मुद्रा कहलाती है। तो मुद्रा के संबंध में हमने देखा कि जो प्रारंभिक बातें थी थोड़ा उसमें नैरोनेस थी, लेकिन आगे जो परिभाषाएं आगे आगे जो विचार आए उसमें थोड़ा एक्सपेंशन या विस्तार ज्यादा हमें देखने को मिलता है। इसी क्रम में अगर हम मुद्रा के बारे में जे.आर. हिक्स साहब का विचार जान लें तो और अच्छा होगा। जे.आर. हिक्स साहब ने कहा कि जो है मनी इज व्हाट मनी डज, मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करे। अर्थात कोई भी चीज जो मौद्रिक इकाई के रूप में प्रयोग होती है वर्तमान समय में, वो सारी चीजें मुद्रा कहलाती है।
अर्थात अब ये चीज हमने कहा स्टोवस्की, गोल्डबर्ग और जो है हिक्स के विचारों को देखें अगर मुद्रा की परिभाषा के संबंध में, तो एक लगातार ये एक विस्तार हमें दिखाई देता है। अर्थात कोई भी चीज जो मुद्रा का कार्य करे वो मुद्रा है। मनी इज व्हाट मनी डज। तो ये एक बेसिक बात है। और आपको सबको पता है कि विभिन्न समयों पे विभिन्न तरह की मुद्राएं प्रचलन में रही हैं और वो विभिन्न तरह से परिवर्तित भी होती रही हैं समय पर। अब मनी, जो हम लोगों ने ये बात की मनी की, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि मनी नहीं होती है लेकिन थोड़ा मनी के बहुत क्लोज होती है, मुद्रा के बहुत ही क्लोज होती है। तो उसको भी हम जो है मुद्रा की विस्तृत परिभाषाओं में, मुद्रा के बृहद कॉन्सेप्ट में शामिल कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें मुद्रा और निकट मुद्रा, मनी एंड नियर मनी। एक तो मनी की बात अभी हम लोग कह रहे थे, यूनिट ऑफ अकाउंट है, एक्सेप्टेबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, अर्थात स्वीकृत विनिमय का माध्यम है, और जो है जो मुद्रा का कार्य करे। लेकिन मुद्रा के निकट बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम निकट मुद्रा के नाम से जानते हैं या नियर मनी के नाम से जानते हैं। वो क्या चीज है? जैसे आप जानते हैं जो कैश डिपॉजिट है, और जो डिमांड डिपॉजिट होता है, चेक है, ड्राफ्ट है, ये सारी चीजें हम मुद्रा के रूप में उपयोग करते हैं। ये हम कह सकते हैं ये मौद्रिक इकाइयां हैं, क्योंकि हमें अगर कहीं कोई चीज लेन देन करना है तो हम कैश के थ्रू कर सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट डिपॉजिट भी जो है, या जो मांग जमा है, वो भी बहुत ही तरल मुद्रा के रूप में माना जाता है, क्योंकि जब चाहे हम पैसा निकाल के अपनी आवश्यकता की चीजों को पूरा कर सकते हैं। तो जो कैश है सबसे लिक्विड है, सबसे तरल है। इसके बाद जो हमारी जो है डिमांड डिपॉजिट है, जो मांग जमा है, उसके बाद उसका नंबर आता है। और अगर आप चेक और ड्राफ्ट की बात करें तो इसके थ्रू भी हम आजकल पेमेंट कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं ये जो चेक है, ड्राफ्ट है, डिमांड डिपॉजिट है और कैश, इनको हम मौद्रिक इकाइयों में शामिल करते हैं, जैसा कि अभी हम लोग इसके पहले की परिभाषा में इस बात पर विचार कर रहे हैं। दोस्तों, अब नियर मनी या निकट मुद्रा का जो दूसरी बात हम लोग कर रहे थे वो है क्या, उसको हमें समझना जरूरी है कि आखिर निकट मुद्रा क्या है, जो मुद्रा के बहुत क्लोज है और जरूरत पड़ने पे मुद्रा के जैसा ही कार्य उससे कराया जा सकता है। जैसे अगर हम निकट मुद्रा की बात करें तो टाइम डिपॉजिट, जो कहा जाता है सावधि जमा। सावधि जमा आप सभी जानते हैं, जो हम बैंक में, पोस्ट ऑफिस में कुछ मुद्रा कुछ टाइम बीइंग के लिए फिक्स कर देते हैं, और उसके बाद अगर हम निकालते हैं उस मुद्रा को तो उस पर हमें रिटर्न अच्छा मिलता है। तो अगर आप देखें तो जैसे टाइम डिपॉजिट है या सावधि जमा है, बॉन्ड के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। सिक्योरिटीज हैं, डिवेंचर है, ऋण पत्र जिसको हम कहते हैं, ठीक है, और इंश्योरेंस पॉलिसीज को भी अगर हम शामिल करें तो ये सारी चीजें नियर मनी है। अर्थात मुद्रा तो नहीं है लेकिन मुद्रा के बहुत निकट है, और जरूरत पड़ने पर मुद्रा के रूप में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। लिक्विडिटी के टर्म्स में थोड़ा सा इसमें तरलता के टर्म्स में थोड़ी कमी है। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे समय जमा की, तो समय जमा का अर्थ ये है कि एक टाइम बीइंग तक के लिए हमने पैसा जमा कर दिया है, लेकिन अगर हमें जरूरत पड़ती है तो सावधि जमा जो या टाइम डिपॉजिट है, वो पैसा हम विड्रॉ कर सकते हैं और उससे अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। तो सावधि जमा या टाइम डिपॉजिट भी नियर मनी की कैटेगरी में आता है। सिक्योरिटीज, डिवेंचर, बॉन्ड, इसमें जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उसको भी हम मार्केट में सेल कर सकते हैं इनको, और तुरंत उससे हमें मुद्रा प्राप्त हो जाती है, जिससे कि हम अपनी जरूरत की सारी चीजों की पूर्ति कर सकते हैं। तो ये हम मुद्रा की कैटेगरी में नहीं है, लेकिन मुद्रा जैसे है या मुद्रा के बहुत क्लोज है, जिसको हम इसलिए हम इसको कहते हैं नियर मनी या निकट मुद्रा। कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज में भी ये होता है कि आप जो है उनको तुरंत सेल करके और मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो दोस्त बात हुई कि
जो मुद्रा है और जो निकट मुद्रा है। तो निकट मुद्रा और मुद्रा में क्या जो है डिफरेंसेस है, ये हम लोगों ने चर्चा की। मुद्रा की जब बात आती है तो इसके कुछ और भी कॉन्सेप्ट हैं जिसको हम इनसाइड मनी और आउटसाइड मनी या आंतरिक मुद्रा और बाह्य मुद्रा के नाम से हम जानते हैं। तो उस पे इन कॉन्सेप्ट पे भी, इन विचारों पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। एक बहुत ही पॉपुलर अर्थशास्त्री हुए थे, गर्ले एंड सा। गर्ले और सा साहब ने ये बताया कि कोई भी मुद्रा जो विद इन प्राइवेट सेक्टर क्रिएट होती है, ठीक है, विद इन द प्राइवेट सेक्टर अगेंस्ट द प्राइवेट डेट, अर्थात कोई भी मुद्रा जो प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत निजी ऋणों के द्वारा सृजित की जाती है, मतलब एक तो निजी क्षेत्र के अंतर्गत होगी, दूसरा निजी ऋणों के माध्यम से सृजित की जाती है, दैट इज हम कह सकते हैं इनसाइड मनी, या हम उसको आंतरिक मुद्रा के नाम से जानते हैं। तो आंतरिक मुद्रा एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर से जुड़ी हुई है। जो गल्ले साहब का कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार जो आंतरिक मुद्रा का विचार है वो एक प्राइवेट सेक्टर से जुड़ा हुआ है, और जो प्राइवेट डेट या निजी ऋण से भी जुड़ा हुआ है। तो निजी ऋणों के संबंध में जो मुद्रा प्राइवेट सेक्टर के द्वारा सृजित की जाती है वो जो है इनसाइड मनी कहलाती है। और इनसाइड मनी के साथ साथ आउटसाइड मनी, जो भी हम लोग बात कर रहे थे, जो भी मुद्रा गवर्नमेंट के द्वारा सृजित की जाती है, मनी बेस्ड ऑन दी डेटा ऑफ ए गवर्नमेंट, अर्थात सरकारी सिस्टम के द्वारा सृजित की जाती है, वो जो है हम कह सकते हैं आउटसाइड मनी। जैसा कि हमने कहा कि जो है प्राइवेट सेक्टर के थ्रू सृजित की जाएगी तो इनसाइड मनी होगी, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू सृजित की जाती है तो आउटसाइड मनी होगी। अर्थात जो गवर्नमेंट के डेट पे या गवर्नमेंट के ऋण पर आधारित मुद्रा होती है, ठीक है, वो जो है आउटसाइड मनी कहलाती है। जैसे कि कोई भी करेंसी जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है, गोल्ड है या फॉरेन सिक्योरिटीज है, ये जिसको हम सोना या विदेशी प्रतिभूतियां कहते हैं, ये जो चीजें हैं ये हम आउटसाइड मनी में शामिल करते हैं। जैसे कि इसके पहले जो लेक्चर्स हुए थे BECC 133 के 133 के, उसमें भी जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टिगत आर्थिक चरों की बात करते हैं तो एक विस्तृत आयाम में चीजों को देखने का प्रयास करते हैं, अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में उसको देखने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए जो मुद्रा का कॉन्सेप्ट है, मुद्रा का जो विचार है, इसको भी अर्थव्यवस्था के विभिन्न पक्षों पे उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं और समग्रता में ही हम लोग इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो ये बात हुई कि मनी जो है इनसाइड मनी क्या है और आउटसाइड मनी क्या है। अब इसी क्रम में जो मनी या मुद्रा की बात आती है तो उसमें आ जाता है एक तटस्थ मुद्रा और एक गैर तटस्थ मुद्रा, न्यूट्रलिटी एंड नॉन न्यूट्रलिटी ऑफ मनी। अर्थात मुद्रा की तटस्थता होती क्या है और मुद्रा की गैर तटस्थता क्या होती है। मुद्रा की तटस्थता का मतलब होता है कि अगर मुद्रा की क्वांटिटी में परिवर्तन होता है और उसका कोई भी प्रभाव अर्थव्यवस्था के जो चर है, जैसे आउटपुट है या हम कह सकते हैं उत्पादन है, रोजगार है या ब्याज की दर है, इन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात मनी स्टॉक में परिवर्तन के बाद भी हमारा जो रोजगार का स्तर है, हमारा जो उत्पादन का स्तर है, हमारा जो ब्याज दर का स्तर है, वो अपरिवर्तित रहता है। तो हम कहते हैं कि जो मुद्रा है वो न्यूट्रल, मुद्रा का इफेक्ट जो है वो न्यूट्रल है। तो न्यूट्रलिटी ऑफ मनी या मुद्रा की तटस्थता का मतलब है
कि मुद्रा का जो स्टॉक है उसमें वृद्धि का अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न चर हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। दूसरी जो बात है नॉन न्यूट्रलिटी या जिसको हम गैर तटस्थता, तो अब आपको बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि गैर तटस्थता का अर्थ है, मुद्रा की गैर तटस्थता का अर्थ है कि मुद्रा के जो स्टॉक है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है उसका प्रभाव अर्थव्यवस्था के समष्टिगत चरों पर पड़ना चाहिए, पड़ेगा। जैसे कि हमने कहा कि अगर मनी स्टॉक बढ़ता है तो ब्याज दरों पे जो प्रभाव पड़ रहा है, रोजगार पर जो प्रभाव पड़ रहा है, उत्पादन पे जो प्रभाव पड़ रहा है, अर्थात ये बदल जाए, ये परिवर्तित हो जाए, रोजगार की मात्रा बदल जाए, उत्पादन की मात्रा बदल जाए, तो और रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज की दर भी बदल जाए, तो हम कहते हैं ये मुद्रा की गैर तटस्थता है या नॉन न्यूट्रलिटी ऑफ मनी। तो दोस्तों ये सारी चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मुद्रा का कॉन्सेप्ट है उसमें अर्थशास्त्रियों के क्या विचार है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसकी तटस्थता और गैर तटस्थता क्या होती है और उसका प्रभाव हम अर्थव्यवस्था पर कैसे देखते हैं। तो ये तो बात हुई तटस्थता और गैर तटस्थता की, और इसी क्रम में अब हम लोग बात देखेंगे कि मुद्रा का कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ मनी। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और जब तक हम मुद्रा के कार्य को नहीं समझते हैं तब तक मुद्रा के विभिन्न प्रभावों को हम नहीं समझ सकते। तो फंक्शन ऑफ मनी या मुद्रा का कार्य क्या है, हम लोग जनरली इसको जो है चार भागों में बांटकर जो है इसका अध्ययन करेंगे। तो जो पहला है वो है प्राथमिक कार्य, दूसरा है द्वितीयक कार्य, सेकेंडरी फंक्शन जिसको हम कहते हैं, और तीसरा है कंटीजेंट फंक्शन और आवश्यक कार्य, और चौथा है अन्य कार्य। तो मुद्रा के जो कार्य हैं उनको अगर हम इन चार भागों में बांट कर अध्ययन करें तो हमें मुद्रा के कार्यों को समझना आसान होगा। मुद्रा का जो पहला कार्य है जिसको हम जो है प्राथमिक कार्य कहते हैं, प्राइमरी फंक्शन, उसपे भी कई तरह के कार्य मुद्रा के द्वारा किए जाते हैं। तो मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य है उसमें जो मुद्रा का पहला कार्य है वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज या विनिमय का माध्यम। अभी हम लोग लेक्चर की शुरुआत में इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि विनिमय का माध्यम जो है वो मुद्रा का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। आपको अगर आप देखेंगे पढ़ेंगे तो ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था और वस्तु विनिमय प्रणाली अर्थव्यवस्था में लागू थी, तो उस समय आप देखेंगे कि बड़ा मुश्किल होता था कोई ऐसी चीज आ जाए कैसे हम उसको एक्सचेंज करें, क्योंकि हम उसकी वैल्यू को तो डिसाइड कर सकते थे लेकिन हमें एक्सचेंज में या विनिमय में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती थी, और वैल्यू डिसाइड भी करने में भी बहुत तरह की कठिनाई होती थी। लेकिन जब से मुद्रा आई अस्तित्व में, तब से जो विनिमय का माध्यम मुद्रा बनी, तब से हमारे जो आर्थिक क्रियाकलाप है उसमें बहुत ही सहजता आ गई। अगर आप देखें तो हम आज के समय में कोई भी चीज परचेज कर सकते हैं। अ, उसको अगर आप देखें उसके मूल्य अंकित होते हैं कि किस वस्तु का क्या मूल्य है, दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं या ड्यूरेबल गुड्स हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं कि किस चीज के लिए कितना पेमेंट हमें करना है। तो जब विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा आ गई तो हमारा जो लोक व्यवहार है और हमारा जो अर्थव्यवस्था की एक जो है मुद्रा के चलन की जो गति है उसमें भी वृद्धि। अभी हम लोग आगे बात करेंगे उसके बारे में। वेलोसिटी ऑफ मनी जिसको कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। तो हम देखते हैं कि विनिमय जो है वो बड़ा टफ होता था जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी, लेकिन मुद्रा के आने से विनिमय जो है या एक्सचेंज जो है वो बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में मुद्रा ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तो मुद्रा का जो एक प्राथमिक कार्य है
और मुझे लगता है ये बहुत सबसे महत्वपूर्ण कार्य भी है कि विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करना। यूनिट ऑफ वैल्यू अभी जो दूसरा इनका प्राथमिक कार्य है मुद्रा का, वो है मूल्य की इकाई। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि किस वस्तु के लिए कितना पेमेंट करना है, हर वस्तु का जो है मूल्य क्या होगा, उसकी इकाई के रूप में मुद्रा कार्य करती है। हमें कितना पेमेंट करना है किस चीज के लिए, और हम उसको इजीली कर सकते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि किस वस्तु का कितना मूल्य है, और अगर हमें ये चीज पता है तो हम उसको बहुत ही इजीली पे कर सकते हैं, और उसको कहते हैं यूनिट ऑफ अकाउंट, यूनिट ऑफ वैल्यू। तो मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य है वो विनिमय का माध्यम और यूनिट ऑफ वैल्यू या जो है इकाई मूल्य। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है द्वितीय कार्य या सेकेंडरी फंक्शन मुद्रा का। अब सेकेंडरी फंक्शन में भी कई तरह के कार्य मुद्रा के द्वारा संपादित किए जाते हैं, जैसे कि कहा मूल्य की इकाई के रूप में प्राथमिक फंक्शन में काम करती है। उसी तरह से मुद्रा जो है जो स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, अर्थात जिनको हम जो है स्थगित भुगतान के रूप में काम करती है। स्थगित भुगतान का क्या अर्थ है, जैसे हमने कोई लोन ले लिया, ऋण ले लिया, ठीक है, तो हम कुछ समय के लिए ये उसको पे कर सकते हैं, कुछ समय बाद पेमेंट कर सकते हैं, करंट पेमेंट करने की हमें जरूरत नहीं होती है। तो मुद्रा का जो द्वितीय कार्य है उसमें स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट या स्थगित भुगतानों के रूप में मुद्रा कार्य करती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मुद्रा को हम स्टोर कर सकते हैं, मुद्रा में डिवीजन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और एक टाइम बीइंग में हम इसके द्वारा भुगतान कर सकते हैं क्योंकि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है। तो जो कि लीगल टेंडर है, तो लीगल टेंडर के रूप में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, तो जो स्थगित भुगतान है या डिफर्ड पेमेंट है उसका हम मुद्रा के द्वारा भुगतान कर सकते हैं। दूसरा जो इनका द्वितीय कार्य है मुद्रा का या सेकेंडरी फंक्शन है वो है हम कह सकते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू या मूल्य का संचय। मूल्य का संचय का क्या अर्थ है, अर्थात हमारे पास कोई एसेट है, हम उसको जो है बेच सकते हैं और जरूरत पड़ने पे भविष्य में खरीद भी सकते हैं। अर्थात मुद्रा के आने से एक बहुत आसान ये हुआ कि मूल्य का जो संचय हुआ वो पहले बार्टर सिस्टम में नहीं हो पाता था। पेरिसेबल गुड्स होती हैं, बहुत सारी अति शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं होती हैं, तो उसके संबंध में जो है हम उसका संरक्षण नहीं कर पाते हैं। लेकिन मुद्रा के आने से हम अगर कोई भी वस्तु अतिशीघ्र नष्ट होने वाली है तो हम उसको सेल कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को मुद्रा के रूप में संचित कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं स्टोर ऑफ द वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी, या मुद्रा का जो है मूल्य का संचय का कार्य, और ये मुद्रा का द्वितीय कार्य के रूप में जाना जाता है। और द्वितीय कार्य के में एक जो तीसरी कैटेगरी है वो है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, और आज के समय में जो है हम ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का बहुत उपयोग करते हैं अगर आज की अर्थव्यवस्था के संबंध में बात करें। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का अर्थ है कि जैसे कोई भी एसेट है, हमने किसी पर्टिकुलर शहर में ली, हमने मुद्रा के रूप में सेल किया उसको, इसके बाद किसी दूसरे शहर में हम उस एसेट को परचेज कर सकते हैं। तो जो या कोई भी बिजनेस है, हम एक सिटी से दूसरे सिटी में स्टार्ट कर सकते हैं, एक सिटी में बंद कर सकते हैं, दूसरे में स्टार्ट कर सकते हैं। तो मुद्रा के आने से जो मूल्य का हस्तांतरण वो भी बहुत सहज हो गया। किसी भी वस्तु को एक स्थान पर बेचना और उसी वस्तु को दूसरे स्थान पर खरीद लेना, ये तभी संभव हुआ जब मुद्रा का प्रचलन आया। तो मुद्रा एक तरह से आप देखिए कि मानव जीवन में आप देखिए कि मुद्रा में जो कार्य कर रहे हैं मुद्रा, उससे बहुत ही बड़ा जो है परिवर्तन आया है हमारे व्यवहार में, अर्थव्यवस्था में,
और हमारे जीवन में। तो मुद्रा एक बहुत बड़ी खोज है, कह सकते हैं कि मानव सभ्यता की एक बहुत बड़ी खोज है, और इसने जो है पूरा जो हमारा आर्थिक व्यवहार है उसको बहुत ही सरल और सहज बना दिया। तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू या जो है मूल्य का हस्तांतरण, ये भी मुद्रा का एक द्वितीय कार्य है। इसी तरह से अगर हम बात करें मुद्रा का जो आवश्यक कार्य है, कंटिजेंट फंक्शन ऑफ मनी है, वो क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि मोस्ट लिक्विड एसेट मुद्रा जो है वो सबसे ज्यादा तरल संपत्ति है। तरलता का क्या अर्थ है? किसी भी चीज को कितना जल्दी दूसरी चीज में कन्वर्ट कर देना। जैसे करेंसी, अगर करेंसी सबसे ज्यादा लिक्विड होती है, हमें किसी भी चीज की जरूरत होती है, हम तुरंत करेंसी से उसको परचेज कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी के टर्म्स में अगर हम देखें तो जो है आवश्यक कार्यों में मुद्रा की खासकर मोस्ट लिक्विड एसेट के रूप में मुद्रा होती है। इसी तरह से अगर हम दूसरी बात करें तो क्रेडिट क्रिएशन का जो सिस्टम होता है जिसको कमर्शियल बैंक करते हैं, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, और अर्थव्यवस्था में क्रेडिट क्रिएशन जो है उससे जो लोन्स का सिस्टम है वो काफी इजी हो जाता है। तो एक क्रेडिट क्रिएशन का, क्रेडिट सिस्टम का एक आधार जो है वो मुद्रा प्रदान करती है, और जो कि इसका कंटिजेंट वर्क है, इसका एक आवश्यक कार्य है। इसी तरह से अगर हम राष्ट्रीय आय के मापन की बात करें, हम सभी इसके पहले वाले लेक्चर्स में ही हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां, राष्ट्रीय आय को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो राष्ट्रीय आय की जो का जो मापन है उसमें भी मुद्रा सहायक होती है। चाहे वो मापन हम आय विधि से देखें, चाहे हम व्यय विधि से देखें, और चाहे हम मूल्य वर्धित विधि का प्रयोग करें, तीनों विधियों में आप देखेंगे कि मुद्रा का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो क्योंकि जब भी हम राष्ट्रीय आय की बात करेंगे तो उसका क्या है, उसकी मनी वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है। तो मार्केट वैल्यू कैसे नापेंगे? उसको हम मुद्रा की इकाई के रूप में ही मापन उसका संभव होता है। इसी तरह से हम बात करें मार्जिनल यूटिलिटीज एंड प्रोडक्टिविटी, या जो सीमांत उपयोगिता और जो उत्पादकता है उसको जो है हम जब इक्वलाइज करने की बात करते हैं, उसको समान करने की बात करते हैं, अर्थात उपयोगिता और उत्पादकता को, तो उसमें भी मुद्रा का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मुद्रा है वो विभिन्न प्रकार के कार्यों को करती है, और उन विभिन्न प्रकार के कार्यों में हमारी अर्थव्यवस्था की जो फंक्शनिंग है वो बहुत स्मूथ होती है, और हमारा जो कह सकते हैं हमारा जीवन का जो व्यवहार है, लोक व्यवहार भी है, उसमें भी मुद्रा बहुत ही महत्वपूर्ण जो है रोल अदा करती है। कुछ अन्य जो है अ, कार्य जो है भी हैं। अब जैसे हमने कहा कि जो एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट या समायोजन है, वो भी मुद्रा का एक प्रमुख कार्य है। चाहे वो ऋणों का समायोजन हो या किसी तरह का एक्सपेंडिचर का समायोजन हो, हर तरह के समायोजन में मुद्रा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती है, और निर्णयों को लेने में, ठीक है, हेल्पफुल इन मेकिंग डिसीजंस। हम कह सकते हैं जब हमें कोई निर्णय लेना होता है तभी उसमें मुद्रा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मुद्रा के जो कार्य हैं, चाहे वो प्राथमिक कार्य हो, द्वितीय कार्य हो, उसके जो कंटिजेंट वर्क है या आवश्यक कार्य है या अन्य कार्य है, सभी कार्यों में अगर हम देखते हैं तो उसका सीधा सा प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, और अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न कंपोनेंट हैं वो उससे प्रभावित होते हैं। ये तो बात हुई कि मुद्रा है क्या, मुद्रा के कुछ टाइप्स या प्रकार क्या होते हैं।
और मुद्रा के प्रमुख कार्य, ये हम लोगों ने एक जनरल चर्चा की, एक सामान्य चर्चा इस पर की। अब आगे की जो परिचर्चा है वो है मुद्रा की मांग, जिसको हम कहते हैं डिमांड फॉर मनी। ये क्या होती है, मुद्रा की मांग क्या होती है, और मुद्रा की मांग के बारे में जो विभिन्न अर्थशास्त्री हैं, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के क्या विचार हैं, जो कीन्स हैं उनके क्या विचार हैं, केंजियन सिस्टम क्या कहता है, उसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात आती है मुद्रा की मांग के बारे में, कि मुद्रा की मांग हम करते क्यों हैं। क्या हमें रिक्वायरमेंट है कि जो हमें मुद्रा की मांग करने की आवश्यकता होती है। तो अभी हम लोगों ने मुद्रा के फंक्शंस या जो कार्य है उसके बारे में पढ़ा, और उससे आपको क्लियर हो गया होगा कि मुद्रा की मांग कोई भी व्यक्ति क्यों करता है। और जो मुद्रा है, मुद्रा की मांग है, उसका सीधा जो संबंध है वो आय के स्तर के साथ होता है। अर्थात किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर आय का स्तर बढ़ता है तो मुद्रा की मांग बढ़ेगी, आय का स्तर घटता है तो मुद्रा की मांग घटेगी। मतलब मनी डिमांड इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द लेवल ऑफ इनकम। या जो मुद्रा की मांग है वो सीधे जो है आय के साथ जुड़ी हुई है। और अगर किसी भी, ये तो एक जो है इसको हम कहते हैं स्केल व्यू, अर्थात जब हम मुद्रा की मांग में वृद्धि देखते हैं तो इसका मतलब है अर्थव्यवस्था में आय का स्तर हमें बढ़ा हुआ लगता है। दूसरी जो बात है वो है सब्स्टिट्यूशन व्यूज डिमांड फॉर मनी में। उसमें अगर हम देखते हैं कि अभी हम लोग आगे बात करेंगे कि मुद्रा को सिर्फ कैश के रूप में नहीं रखते हैं, मुद्रा को हम विभिन्न प्रतिभूतियों में, बॉन्ड में, डिबेंचर में निवेश करके भी रखते हैं। तो ये निर्णय होना भी इम्पोर्टेंट है कि एट टाइम की मुद्रा की मांग कितनी है, वो हमारी मार्केट की सिचुएशन पर भी निर्भर करता है। जैसे कि अगर हम बॉन्ड की बात करें, जो एक निवेश का बहुत ही सेफ ऑप्शन है, और हम देखते हैं कि जो बॉन्ड की प्राइसेस होती हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, उससे इन्वर्सली कोरिलेटेड होती है, उससे विपरीत तरह से संबंधित होती है। तो अगर बाजार ब्याज दर कम होती है तो बॉन्ड की प्राइसेस भी बढ़ती है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि अगर प्राइसेस बढ़ी है, ब्याज दर अर्थव्यवस्था में कम है, तो लोग जो है ज़्यादा कैश रखने के लिए तैयार होंगे, ज़्यादा कैश रखना चाहते हैं और कम बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मुद्रा की मांग बहुत सारे पैरामीटर पे भी डिपेंड करती है, सिर्फ आवश्यकताओं पे ही डिपेंड नहीं करती, मार्केट या बाजार की स्थितियों पर भी निर्भर करती है। जैसे कि हमने कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया है और अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति बॉन्ड खरीदना नहीं चाहे, बल्कि लोग बॉन्ड को बेचकर कैश मुद्रा अपने पास रखना चाहेंगे। तो अब एक समय पे हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में जब बाजार ब्याज दर कम होती है तो मुद्रा की मांग बढ़ जाएगी कैश के रूप में। तो ये जो है हम इसको कह सकते हैं एक सब्स्टिट्यूशन व्यू, अर्थात मुद्रा को सिर्फ हम कैश के रूप में ही नहीं रखते हैं, बल्कि अन्य प्रतिभूतियों के रूप में निवेश करके रखते हैं, और उसका समग्र अर्थव्यवस्था पर प्रभाव भी हम देखते हैं। तो ये जो मुद्रा की मांग है, जिसमें हमने कहा वो स्केल व्यू, और जो हम कह सकते हैं सब्स्टिट्यूशन व्यू, प्रतिस्थापन जो विचार है वो कैसे संबंधित है। इसी क्रम में जो मुद्रा की मांग है उसमें अभी हम लोग बात कर रहे थे, विभिन्न टाइप के विचार हैं, जिसमें क्लासिकल और कीन्सियन, दो तरह की थ्योरीज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम मुद्रा की मांग के संबंध में क्लासिकल विचारधारा की बात करते हैं तो सबसे पहले जो बात आती है वो फिशर्स की आती है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, मुद्रा परिमाण सिद्धांत।
और मुद्रा परिमाण सिद्धांत जो है वो मुद्रा की मांग के संबंध में एक फाउंडेशन स्टोन है, क्योंकि भविष्य में जितनी थ्योरीज डेवलप हुई मुद्रा की मांग के संबंध में, चाहे वो फ्रीडमैन की हो, चाहे कीन्स की हो, चाहे टोबिन की हो, चाहे बॉमेल की है, सबका जो आधार है वो फिशर का जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है या मुद्रा का परिमाण सिद्धांत वही है। तो जो क्लासिकल अप्रोच है या क्लासिकल जो दृष्टिकोण है मुद्रा की मांग में, उसमें क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी या परिमाणात्मक जो सिद्धांत है फिशर का, वो क्या कहता है उसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे जो पहली बात है वो फिशर कहते हैं कि कहते हैं एम वी इज इक्वल टू पी टी। एम वी इज इक्वल टू पी टी एक सामान्य इक्वेशन देते हैं। अब वो कहते हैं यम क्या है, यम मीन्स मनी सप्लाई, और जो वी है, वी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ मनी, अर्थात मुद्रा की चलन गति, मुद्रा की मात्रा कितनी है और उसकी चलन गति क्या है, और वो किसके बराबर होती है, पी और टी के। पी का मतलब होता है प्राइस लेवल और टी का मतलब है ट्रांजेक्शन्स या लेन देन। तो उन्होंने कहा किसी भी फिशर का कहना है कि जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, खासकर जो डिमांड की पहली थ्योरी कह सकते हैं इसको, तो उसमें ये चीज बहुत ही क्लियरली है कि एम वी इज इक्वल टू पी टी में जो मुद्रा की टोटल पूर्ति है, जो यम जिसको हम डिनोट कर रहे हैं, और जो वी है उसकी वेलोसिटी। जैसे कहने का मतलब है कि अगर 100 रुपए का नोट है और 100 रुपए के नोट अर्थव्यवस्था में 3 बार ट्रांजेक्शन होता है 100 रुपए का, तो टोटल मनी सप्लाई अर्थव्यवस्था में 100 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 300 हो जाती है। इस तरह से जो एम वी है, वी वो वेलोसिटी इन सर्कुलेशन या चलन में मुद्रा की मात्रा को दर्शाती है कि जितना टाइम्स कोई भी मुद्रा चलन में आती है उतना ही मनी सप्लाई अर्थव्यवस्था में बढ़ जाती है। तो अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में, बहुत ही डिजिटल अर्थव्यवस्था है, तो आप बहुत ही जो है देख सकते हैं कि मुद्रा की जो चलन गति है वो ज़्यादा होगी, उसके ट्रांजेक्शन कई टाइम्स हो सकते हैं। जैसे कि आज के समय में अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो हम आजकल विभिन्न जो है ट्रांजेक्शन माध्यम को यूज कर रहे हैं, और हम सभी जानते हैं कि कितना तेजी से फास्ट मूवमेंट मनी का हो रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मनी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो वेलोसिटी ऑफ मनी, वेलोसिटी सर्कुलेशन अगर तेजी से होगा तो मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो जो एमवी है वो एक तरह से मनी सप्लाई या मुद्रा की पूर्ति का भाग है। और जो दूसरा पार्ट है पीटी, पी का मतलब होता है प्राइस या मूल्य, और टी का मतलब है कुल लेन देन। तो अगर हम जितनी वस्तुएं खरीद रहे हैं उनके मूल्यों से उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल जो है एक्सपेंडिचर पता चल जाएगा, आखिर हमारा कितना व्यय हुआ। तो पीटी क्या है, एक तरह से डिमांड फार्मूला। तो फिशर एक स्टार्टिंग से ही इस बात को कहते थे, वो दोनों पक्षों पे उन्होंने विचार किया कि जो एमवी है वो मुद्रा की पूर्ति पक्ष को दर्शाता है, और जो पीटी है वो मुद्रा की मांग पक्ष को दर्शाता है। तो इस तरह से फिशर का एक सामान्य इक्वेशन था। और जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर एमडी, एमडी का मतलब डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू पीटी, अर्थात जो पीटी है वही मुद्रा की मांग है फिशर के इक्वेशन के हिसाब से। इसके बाद जो दूसरी विचारधारा मुद्रा की मांग के संबंध में आई वो आई कैम्ब्रिज अप्रोच। कैम्ब्रिज अप्रोच में मार्शल है, पीगू है, कीन्स है, ये सारे लोग ने मुद्रा के मांग पक्ष पर ज्यादा फोकस किया। और कैम्ब्रिज इक्वेशंस के रूप में हम एक इक्वेशन है इसको देख सकते हैं कि एम डी इज इक्वल टू के पी वाई। एम डी इज इक्वल टू के पी वाई। एम डी क्या है, एम डी मीन्स डिमांड फॉर मनी या मुद्रा की मांग। ये किसके बराबर होती है, के
पी वाई। की का मतलब होता है इनकम का वो पार्ट, इनकम का या आय का वो भाग जो हम नगद रूप में, नगद शेष के रूप में अपने पास रखते हैं। और पी जो है वो है मूल्य स्तर, और वाई जो है वो है नेशनल इनकम। तो जब हम बात करते हैं कि मुद्रा का कितना भाग हम अपने पास नगद रूप में रखेंगे, वो जो है कैम्ब्रिज इक्वेशन से देख सकते हैं। तो एम डी इज इक्वल टू के पी वाई, वो हम देख सकते हैं कि अगर हमने कहा कि अगर k इज इक्वल टू 1/4 है और हमारी टोटल इनकम जो है वो 1,000 रुपये है, तो हम नगद कितना रखेंगे? 250 रुपये, 250 रुपीज। अर्थात k की वैल्यू जो है वो डिसाइड करेगी कि टोटल इनकम का कितना भाग नगद रूप में रखा जाएगा। जैसे कि हमने कहा अगर k की वैल्यू जो है 1/4 है, तो 1,000 इनकम में से एक तरह से 250 रुपये, 250 रुपये अपने पास रखे जाएंगे। अगर k की वैल्यू बढ़ती है या घटती है तो उसी हिसाब से नगद शेष भी परिवर्तित होते रहेंगे। अब ये तो बात हुई कैम्ब्रिज में, खासकर जो डिफरेंट अर्थशास्त्री थे, विभिन्न अर्थशास्त्री थे, तो फिशर की विचारधारा और कैम्ब्रिज की विचारधारा दोनों जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे के परिपूरक है, पूरक है। इसको हमें विरोधी विचारधारा के रूप में नहीं देखना चाहिए, कि दोनों विचारधारा एक दूसरे के पूरक विचारधारा के रूप में कार्य करते हैं। और मुद्रा की मांग के संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कीन्स का योगदान। कीन्स हम सभी जानते हैं, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है इनको। और जो मुद्रा के संबंध में जो खासकर अर्थव्यवस्था में मांग पक्ष की बात है, डिमांड साइड इकोनॉमिक्स की बात अगर करें, इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोग प्रभावी मांग की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले कीन्स ने भी इस डिमांड साइड इकोनॉमिक्स की बात उठाई। और कीन्स अप्रोच में जो मुद्रा की मांग की जाती है वो विभिन्न उद्देश्यों के लिए की जाती है। और कीन्स कहते हैं कि जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मांग है वो बेसिकली 3 उद्देश्यों के लिए की जाती है। कौन कौन से उद्देश्य हैं उनको हमें जान लेना जरूरी है। जो पहला उद्देश्य है और महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है लेन देन उद्देश्य, जिसको हम ट्रांजैक्शन मोटिव या ट्रांजैक्शन डिमांड के नाम से भी जानते हैं, अर्थात लेन देन उद्देश्य। तो कीन्स के अनुसार मुद्रा की जो मांग है वो सबसे पहले लेन देन उद्देश्य के लिए की जाती है। दूसरा जो उद्देश्य है वो है पूर्वोपाय उद्देश्य, प्रिकॉशनरी मोटिव, या उसको कहते हैं पूर्वोपाय उद्देश्य। और जो तीसरा उद्देश्य है वो है स्पेकुलेटिव मोटिव, जिसको हम कहते हैं सट्टा जनित उद्देश्य, या जिसको हम कहते हैं लाभ कमाने के लिए जो हम बात करते हैं, लाभ कमाने का जो उद्देश्य होता है। तो ये चीज हमें समझना होगा कि डिमांड फॉर मनी जो कीन्स के अनुसार है वो 3 उद्देश्यों के लिए की जाती है। तो जो सबसे पहला उद्देश्य है वो हम सब लोग बात करेंगे उसी से। तो सबसे पहले उद्देश्य में हम लोग बात करते हैं लेन देन उद्देश्य। तो कीन्स कहते हैं कि लेन देन उद्देश्य क्या है? लेन देन उद्देश्य का मतलब है हमें दैनिक क्रियाकलाप के लिए, दैनिक कार्य व्यवहार के लिए मुद्रा की जरूरत पड़ती है। अर्थात जो हम दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुद्रा की मांग करते हैं, हमें कहीं पेमेंट करना है, कोई चीज़ परचेज करनी है, कहीं कोई चीज़ स्टैब्लिश करनी है, तो वो सारे जो दैनिक उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग की जाती है वो हम लेन देन उद्देश्य के रूप में करते हैं। और एक जो महत्वपूर्ण बात कीन्सियन सिस्टम में हमें आती है वो ये है कि जो लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग होगी वो आय पर निर्भर करेगी। अर्थात आय के साथ उसका संबंध डायरेक्ट होता है। अर्थात किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर आय का स्तर बढ़ता है तो लेन देन उद्देश्य के लिए रखी जाने वाली मुद्रा की मांग बढ़ जाएगी, या हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था
लेवल ऑफ इनकम, अर्थात और किसी भी चीज का प्रभाव इस पर नहीं होता है। आय का स्तर जो है वो लेन देन उद्देश्य के लिए रखी जाने वाली मुद्रा को प्रभावित करता है। तो अर्थात हम जो वर्तमान जो हमारे लेन देन है उसके लिए जो हम मुद्रा रखते हैं वो हम लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मात्रा कह सकते हैं। लेकिन बाद में जो विकास हुआ इसमें, जैसे कि अभी आगे हम लोग बात करेंगे बॉमिल की जो थ्योरी है, टोबिन की जो थ्योरी है, बॉमिल ने खासकर भी बात उठाई कि जो है लेन देन उद्देश्य के लिए जो मुद्रा की मांग की जाती है वो सिर्फ आय पर निर्भर नहीं होती, वो एक ब्याज दर पर भी निर्भर होती है। आगे हम लोग उसके बारे में डिटेल्स चर्चा करेंगे जब हम लोग बॉमेल की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे बात ये इम्पोर्टेंट है कि कीन्स कहते हैं कि लेन देन उद्देश्य के लिए जो मुद्रा रखी जाती है वो आय का फलन होती है, और आय के स्तर बढ़ने से लेन देन उद्देश्य के लिए रखी जाने वाली मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, और अगर आय का स्तर घटता है तो उसकी मात्रा घट जाती है। और दूसरा इसी क्रम में पूर्वोपाय उद्देश्य, या इसको प्रिकॉशनरी मोटिव कहते हैं। प्रिकॉशन नाम से ही स्पष्ट है, पूर्वोपाय, अर्थात अगर किसी भी मुद्रा की मांग हम इसलिए करते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स हो चाहे वो बिजनेस क्लास हो, दोनों जो है प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए मुद्रा की मांग करते हैं। उसका जो कारण है वो ये है कि अ, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसी चीजें आती हैं जो अनप्लान्ड होती, कोई अर्जेंसी आ गई, कहीं कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई, कोई जो है इमरजेंसी क्रिएट हुई, कोई अचानक पैसे की जरूरत पड़ गई, या बिजनेस में भी बहुत सारे फ्लक्चुएशंस होते हैं, बहुत सारे व्यापार के आयाम होते हैं, उनको पूरा करने के लिए बिजनेस क्लास और हाउस होल्ड, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो इन उद्देश्यों के लिए हाउस होल्ड और बिजनेस क्लास भी बिजनेस के स्तर को मेंटेन करने के लिए मुद्रा को मांग करता है पूर्वोपाय उद्देश्य के लिए। तो कीन्स कहते हैं इन दोनों उद्देश्यों के लिए जो मुद्रा रखी जाती है वो बेसिकली आय के स्तर पर ही निर्भर करती है, या हम कह सकते हैं वो अर्थव्यवस्था में आय का ही फलन होती है। तो ये बात बहुत क्लियरली कीन्स कहते हैं, और आगे हम लोग बात देखेंगे कि कीन्स की बात थी कि सिर्फ आय नहीं बल्कि ब्याज दर का भी प्रभाव पड़ता है, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ये तो बात हुई कि दो उद्देश्य जो खासकर लेन देन उद्देश्य और पूर्वोपाय उद्देश्य, ये खासकर आय के स्तर पर इनकी मांग निर्भर करती है। आय का स्तर बढ़ेगा तो इन दोनों की मांग बढ़ेगी, और आय का स्तर घटेगा तो इनकी दोनों की मांग कम होगी, और इसीलिए दोनों को मिला के कहा जाता है कि एल टी इज ए फंक्शन ऑफ वाई, अर्थात जो प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए मुद्रा रखी जाती है और जो लेन देन उद्देश्य के लिए रखी जाती है, दोनों जो है आय का फलन होते हैं। अब जो तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कीन्सियन एनालिसिस में आती है, वो आप देख सकते हैं कि उसमें जो एक मुद्रा की जो मांग की जाती है वो स्पेकुलेटिव पर्पज, स्पेकुलेटिव पर्पज का मतलब सट्टा जनित उद्देश्य। ये जो मुद्रा की मांग की जाती है वो अर्थव्यवस्था में लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है, अर्थात अगर किसी को अर्थव्यवस्था में का लाभ कमाना है तो वो जो है इस तरह की मुद्रा की मांग करता है, और जो लाभ कैसे कमाएगा वो पैसे को बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है कीन्स के अनुसार। और जो बॉन्ड बॉन्ड एक ऋण पत्र कह सकते हैं, एक फिक्स इन्वेस्टमेंट है जिसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक जो रिटर्न है वो फिक्स मिलता है, और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट का प्रभाव उस पर पड़ता है। तो कीन्स कहते हैं कि जैसे अगर किसी ने जो है बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, सिक्योरिटीज में कर दिया, डिबेंचर्स में किया, शेयर्स में किया, तो ये जो है स्पेकुलेटिव पर्पस है। तो अगर हम देखें
कि अर्थव्यवस्था में अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर ज़्यादा होती है, तो ब्याज की दर और बॉन्ड की प्राइस दोनों इन्वर्सली कोरिलेटेड होती है, अर्थात विपरीत ढंग से संबंधित होती है। कीन्स कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में अगर ब्याज की दर ज़्यादा होती है, बाजार ब्याज दर की बात हम लोग कर रहे हैं, तो क्या होगा, बॉन्ड की प्राइसेस क्या होंगी, कम होंगी, क्योंकि दोनों में विपरीत संबंध होता है। बॉन्ड की प्राइसेस कम होगी तो लोग बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे, ठीक है। क्यों खरीदेंगे, क्योंकि उनको ये जो है कॉन्सेप्ट है कि भविष्य में ब्याज दर गिरेगी और बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ेगी लाभ कमाने की वजह से। बुल एंड बियर्स का जो कॉन्सेप्ट आता है, तो जो ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं वो बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे। और जब ऊंची ब्याज दर पर आप जानते हैं जो कैश की डिमांड होगी वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना पैसा बॉन्ड में लगाएंगे। तो कीन्स के अनुसार जब किसी भी अर्थव्यवस्था में ब्याज दर बढ़ती है, बाजार ब्याज दर, तो ऐसी स्थिति में बॉन्ड में निवेश बढ़ता है और कैश की जो मांग है वो कम होती है, मतलब लिक्विड जो डिमांड है वो कम होती है। और इसी का जस्ट अपोजिट भी है, अगर बाजार ब्याज दर कम होती है तो बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से विपरीत ढंग से संबंधित है। तो बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो कोई भी व्यक्ति बॉन्ड को खरीदना नहीं चाहेगा, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा और वो मुद्रा को कैश में रखना चाहेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऊंची ब्याज दर पर जो कैश की डिमांड है वो कम होगी, और जो नीची ब्याज दर है, जब मैं ब्याज दर शब्द का उपयोग कर रहा हूँ तो इसका मतलब बाजार ब्याज दर से, तो एक नीची जो ब्याज दर है उस पर बॉन्ड की वो सॉरी मुद्रा की मांग जो है या कैश की डिमांड जो होती है नीची ब्याज दर पर ज्यादा होगी, क्योंकि बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कम होगा और क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग को लगता है कि बॉन्ड बहुत कॉस्टली है। तो इस तरह से जो स्पेकुलेटिव पर्पज के लिए मुद्रा की मांग की जाती है वो एक किसका फलन होती है, वो फलन होती है ब्याज दर का, तो ब्याज दर पर निर्भर करती है। अब कीन्स जो है कई बातें कहते हैं, कीन्स की जो थ्योरी है उसमें एक जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट निकल कर आता है वो है तरलता जाल या लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप है क्या, तरलता जाल है क्या, ये स्पेकुलेटिव थ्योरी ऑफ डिमांड में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जैसे कि अभी हमने चर्चा की कि जब ब्याज दर ऊंची होती है तो कैश की मांग जो है वो कम होगी। तो एक क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इन्वेस्टर्स के दिमाग में, और उस क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो सोचता है कि या तो इंटरेस्ट रेट कम जाएगी, एक हम माइंड मेकअप करके इन्वेस्ट जाते हैं कि भाई इस रेट तक अगर ब्याज दर है तो हम इन्वेस्ट करेंगे, इस रेट से अगर ब्याज दर ऊपर बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, कम होगी तो नहीं करेंगे। तो इसी तरह से एक क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, और जब भी ब्याज दर उस क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जाती है तो निवेश बढ़ता है, और जब ब्याज दर उस क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट के नीचे जाती है तो निवेश करता है। लेकिन एक ब्याज दर का स्तर होता है, ऐसा नहीं कि ब्याज दर जीरो हो जाएगी, ब्याज दर कभी जीरो नहीं हो सकती है। ब्याज दर का एक मिनिमम स्तर होता है कि जिसके बाद ब्याज दर में कमी नहीं होती, ब्याज दर कह सकते हैं कि फिक्स हो जाती है। तो उस मिनिमम जो भी ब्याज दर है जिसके नीचे ब्याज दर जो है नहीं आती है, उस पर कोई भी व्यक्ति जितना चाहे उतनी मुद्रा की मांग कर सकता है। और इस तरह से आप देखेंगे जो मुद्रा की जो मांग वक्र है, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी का जो कर्व है वो एक तरह से परफेक्टली इलास्टिक हो जाता है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है एक्स अक्ष के समानांतर हो जाता है। तो अर्थव्यवस्था में ये बड़ी महत्वपूर्ण बात
कीन्स ने कही कि तरलता जाल की स्थिति जब आ जाती है तो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो जाती है, अर्थात मौद्रिक नीतियाँ जो है वो यहाँ पे असफल होती हुई दिखती है। तो तरलता जाल में जो हमने बताया कि बाजार जो मांग वक्र है वो एक्स अक्ष के समानांतर हो जाता है और ब्याज दर का जो एक स्तर है उससे नीचे ब्याज दर कम नहीं होती। तो कीन्स कहते हैं कि भाई ये जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है ये मार्केट बिहेवियर पे निर्धारित होती है और मार्केट का जो व्यवहार है वो निर्धारित करता है कि अर्थव्यवस्था में आने वाले समय में क्या होगा। तो इस तरह से जो टोटल डिमांड फॉर मनी है वो हम कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शन डिमांड, जो लेन देन उद्देश्य, जो हमारा पूर्वोपाय उद्देश्य प्रिकॉशनरी मोटिव, और जो तीसरा हमारा है स्पेकुलेटिव मोटिव या कह सकते हैं सट्टा जनित उद्देश्य, तीनों को मिलकर होता है। लेकिन कीन्स कहते हैं कि एक जो बात है इम्पोर्टेंट कि जो लेन देन उद्देश्य और पूर्वोपाय उद्देश्य है इनके उद्देश्य के लिए जो मुद्रा की मांग की जाती है वो आय के स्तर पर निर्भर करती है और जो स्पेकुलेटिव मोटिव है या सट्टा जनित उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग की जाती है वो ब्याज के स्तर पर निर्भर करती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो पहला दोनों था अर्थात लेन देन उद्देश्य और पूर्वोपाय उसको हम एलटी कहते हैं और जो पूर्वोपाय उद्देश्य ये सट्टा जनित उद्देश्य है उसको हम एलएस कहते हैं, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। तो इस तरह से टोटल डिमांड फॉर मनी जो है वो दोनों पे निर्भर करती है। सॉरी, टोटल डिमांड फॉर मनी जो है वो आय के स्तर पर और ब्याज की दर दोनों पर निर्भर करती है। तो इस तरह से हम देखें कि जो कीन्स की थ्योरी है वो एक होलिस्टिक अप्रोच देती है डिमांड फॉर मनी के केस में। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो आगे जब हम अगले क्लास में बात करेंगे बॉमेल की थ्योरी, टॉबिन की थ्योरी, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो कीन्स ने बात कही थी कि ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी और अ, जो है प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी दोनों सिर्फ जो है आय के स्तर पर निर्भर नहीं करती बल्कि इन पर ब्याज दरों का भी प्रभाव पड़ता है। और किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर ब्याज की दर ऊंची होती है तो इकोनॉमिकल यूज होता है ट्रांजैक्शन या थोड़ा सा ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी और जो प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी इस पर प्रभाव पड़ता है। तो आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो पोस्ट कीन्सियन अप्रोच जिसको हम कहते हैं और मॉनेटरी जो पॉलिसीज हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन एक चीज जो है वो इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, इस पेपर को पढ़ते हैं, तो हमें कोरिलेशन बना के चलना पड़ेगा। अर्थात एक दूसरे से मुद्दे जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय आय का कॉन्सेप्ट भी मनी सप्लाई से जुड़ा हुआ है। हमारा जो नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट है डिमांड सप्लाई से जुड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें इंटीग्रेट रूप से हमें देखने की जरूरत है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एक तरह से समग्रता को साथ लेके चलता है और जो है बॉटम अप अप्रोच और टॉप डाउन अप्रोच की बात जो है हमने की थी पहले क्लास में, तो उसको हमें ध्यान रखना है और उसी के अनुसार हमें कार्य करना है। तो ये बातें हुई कि कैसे जो है हमें पढ़ना है और आगे के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसीज के जो कंपोनेंट्स हैं और जो पोस्ट कीन्सियन बॉमेल और टोबिन की एनालिसिस। तो आज हम लोग यहीं पे अपनी बात को ख़त्म करते हैं और अगले लेक्चर्स के लिए पुनः फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।